नहीं नहीं सर, कोई नहीं, हमें महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश हमारे इस कार्यक्रम में पधार कर हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल हैं जो महामहिम का हमें सानिध्य आशीर्वाद। आप सभी जानते हैं कि हिमालय मंच ने इस वर्ष 5 महिलाओं को आजीवन योगदान के लिए और विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया, जिसके आज आप सभी साक्षी बन रहे हैं। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व आग्रह रहेगा महामहिम राज्यपाल महोदय से कि वे अपने कर कमलों से पवित्र ज्योति प्रज्वलित करके हमें अनुग्रहित करें। पवित्र दीप ज्योति प्रज्वलन के साथ ही हमारा यह कार्य यह साहित्यिक आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो। साहित्य सृजन इसी तरह से निरंतर अग्रसर होता हुआ प्रकाश की कामना करता रहे। यह कार्यक्रम महामहिम के सानिध्य में हमें प्रेरणा प्रदान करने वाला हो और हम इसी तरह के और भी आयोजन करते हुए साहित्य सृजन के लिए कलाकारों को, साहित्यकारों को सम्मानित करते रहें। साहित्य, संस्कृति और पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। प्रतिवर्ष रेल यात्रा का आयोजन होता है। विभिन्न महाविद्यालयों में नवोदितों के लिए कार्यक्रम होते हैं और पर्यावरण चेतना के लिए यात्राओं का आयोजन होता है। निर्मल स्मृति सम्मान, बाबा भलकू यात्रा जैसे साहित्यिक आयोजनों के माध्यम से सम्मानित वरिष्ठ, नवोदित, महिला, युवा सभी साहित्यकारों, कलाकारों को सम्मान प्रदान किया जाता है। S.R. हरनोट जी जो इस हिमालय मंच के अध्यक्ष हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व से ये कार्य निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, आज इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए हमें प्रसन्नता है। मैं एक बार फिर से हिमालय मंच की ओर से मंचस्थ विद्वानों और उपस्थित सभी साहित्यकारों, कलाकारों और श्रोताओं, दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। मैं आग्रह करना चाहूँगा S.R. हरनोट जी से कि वे महामहिम राज्यपाल महोदय का अतिथि सम्मान करते हुए उन्हें महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी पेशे से वकील हैं। समाज सेवा, राजनीति के माध्यम से राष्ट्रीय फलक पर इन्होंने अपने विचारों से, अपने आदर्श व्यक्तित्व से सभी को गौरवान्वित किया है। गोरखपुर में जन्म और शिक्षा के पश्चात इन्होंने युवावस्था से ही समाज और राष्ट्र सेवा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। भाजपा में विभिन्न संगठन के पदों को सुशोभित करते हुए इन्होंने केंद्रीय स्तर पर विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। आप 4 बार विधायक रहे हैं और अनेक वर्षों तक समाज सेवा की है। इन्होंने 3 बार केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी वित्त, ग्रामीण विकास, जेल जैसे सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आप राज्यसभा के सांसद के रूप में भी लोकप्रिय रहे हैं और सरकार, शासन तथा संगठन, इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपने महान व्यक्तित्व से युवाओं को, महिलाओं को, समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित किया है, प्रेरित किया है, उनका मार्गदर्शन किया है।
हम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हिमालय मंच के सभी सदस्य, यह संगठन आपका अभिनंदन करता है कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया अपने आतिथ्य का। मंच पर विराजमान हैं एस.एन. जोशी जी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलाकार, उद्घोषक, अभिनेता, रंगकर्मी, कथाकार, विभिन्न रूपों में सेवानिवृत्ति के बाद भी साहित्य के क्षेत्र में इनकी सेवाएं निष्काम भाव से अर्पित हैं। और एस.एन. जोशी जी के सानिध्य में आज यह पुरस्कार समारोह संपन्न होने जा रहा है। आपका हिमालय मंच के इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। मैं विनम्रता से आग्रह करना चाहूँगा एस.आर. हरनोट जी से कि वे अपने स्वागत में, अपने उद्बोधन में कुछ शब्द हमारे साथ साझा करें, जिनका ये संकल्प है, जो होस्ट हैं इस कार्यक्रम के, जिनके संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व से ये सब कुछ चलता आ रहा है। ऐसे हमारे हिमालय मंच के अध्यक्ष हरनोट जी से आग्रह रहेगा वे मंच पर आएं और अपना उद्बोधन देकर अनुग्रहित करें। मैं हिमालय साहित्य मंच की ओर से और आप सभी की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय जी का स्वागत करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि इतनी व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने इस सम्मान समारोह में आने का हमें आशीर्वाद दिया, हमें अपना स्नेह दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका, और मंच पे विराजमान जोशी जी का भी आभारी हूं और आपका स्वागत करता हूं। और विशेष स्वागत हमारा आज जिनकी वजह से ये समारोह इतना भव्य बनता जा रहा है, मैं डॉक्टर विभा नाजली जी का स्वागत कर रहा हूँ, डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी का जो मध्य प्रदेश से हैं, और मैं दीप्ति सारस्वत जी का स्वागत कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर देवीना अक्षवर जी का और डॉक्टर देवकन्या ठाकुर जी का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 1:30 बजे कार्यक्रम शुरू किया था और ये आपने इतना सहयोग हमें दिया, जितने भी दर्शक थे, जितने भी हमारे श्रोता हैं, विद्वजन हैं, और हमारे बीच आज प्रोफेसर अनंत कुमार जी भी हैं जिन्होंने पहले सत्र की अध्यक्षता की, डॉक्टर हेमराज कौशिक जी ने अध्यक्षता की, और डॉक्टर मस्तराम शर्मा जी जो आचार्य हैं, विद्वान हैं, हमारे संस्कृत अकेडमी और कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे हैं, और उसके साथ डॉक्टर स्नेही जी जो युवा आलोचक और कवि हैं, और उन्होंने भी विशेष अतिथि के रूप में पहले सत्र में शिरकत की। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, और मैं अधिक नहीं कहूँगा, बस यही उद्गार है हमारे राज्यपाल जी के लिए कि बार बार जितना भी आभार मैं व्यक्त करूँ आपका वो कम है, तो इसलिए पुनः आभार आपका, और मैं मंच करण सिंह जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद हरनोट जी। अध्यक्ष हिमालय मंच, मेरा आग्रह रहेगा एस.आर. हरनोट जी से कि वे मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथि एस.एन. जोशी जी का स्वागत सम्मान करके कृतार्थ करें। एस.एन. जोशी जी का हम कहें शिमला में सबसे ज़्यादा साहित्यिक कार्यक्रमों में योगदान रहता है। मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, मॉडरेटर, उद्घोषक, समीक्षक, आलोचक, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, बहुत सारे रूपों में इनका हमें सानिध्य प्राप्त होता है। आज आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपका आभार, अभिनंदन। महोदय, हिमालय मंच एक ऐसी संस्था है जो एस.आर. हरनोट जी के दिमाग की उपज है। इन्होंने एक गांव में जन्म लेकर के जिस तरह से गरीबी में, अभावों में संघर्ष किया, यहाँ तक पहुँचे, मैट्रिक के बाद पढ़ नहीं पाए, अब इन पर कई विश्वविद्यालयों में एम.फिल, पीएचडी हो रही हैं। ये सौभाग्य की बात है, और ये कथाकार संघर्षशील हरनोट का व्यक्तित्व है कि ये इस मुकाम पर पहुँचे। राज्यपाल महोदय के ध्यान में आए, यदि हम लाना चाहते हैं कि एस.आर. हरनोट की बहुत सारी कथाएं
विभिन्न प्रदेशों के विश्वविद्यालय में बीए में पढ़ाई जाती हैं। पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में भी उनके अनुवाद हुए हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है, मैं कहना चाहूँगा, पीछे भाजपा ने जब 2000 लोगों को चुना था पूरे देश में, और नड्डा जी अध्यक्ष होते हुए भाजपा के घर घर पहुंचे थे उनको सम्मानित करने के लिए, तो SR हरनोट को भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनके घर में पहुंचकर इनको सम्मान प्रदान किया था। ये हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव मिला था। कोई भी विश्वविद्यालय का कार्यक्रम हो, कोई भी इस तरह की साहित्य गतिविधि हो, कोई भी लेखक शिमला में आता है, उसके पास एक ही टेलीफोन नंबर होता है SR हरनोट का, और हरनोट के माध्यम से वो शिमला के गेटी में आता है, किताब घर में आता है, लेखकों से मिलता है, कैफ़े में जाता है, वो कैफ़े में चर्चा होती है, साहित्यकार जुड़ते हैं, एडवांस स्टडी में जो लोग हमारे पास स्कॉलर्स आते हैं उनके साथ विचारों का आदान प्रदान जो संभवतः सरकारी स्तर पर भी नहीं हो पाता है, हिमालय मंच और SR हरनोट के माध्यम से होता है। और उसी का ये प्रतिफल है कि आज ये महिलाओं को सम्मान प्रदान कर रहे हैं। हिमालय मंच की ओर से साहित्य संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक लगभग 25 हस्तियों को सम्मानित किया जा चुका है, और आज 5 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित करने का ये अवसर मिल रहा है। हम SR हरनोट जी ने बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी कहानियाँ, संकलन लिखे हैं होती है, और उन पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी शोध हो रहे हैं। तो इस हिसाब से ये हिमाचल के लिए गौरव है। महोदय, गेटी में जो किताब घर चल रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी लेखकों की किताबें रखी गई हैं, बिकती हैं, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, और बाहर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है। इस संघर्ष में भी बुक कैफ़े स्थापित करने भी, उनको चलाने में भी, उनकी व्यवस्था में सहयोग देने के लिए भी SR हरनोट का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और ये हिमाचल गौरव के लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। महोदय, आज जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है, अगर हम उनकी बात करें तो एक नाम हमारे पास है नलिनी विभा नाचली, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उर्दू के साहित्य में। राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना पहचाना हस्ताक्षर नलिनी विभा नाचली। इनका अपना शोध का विषय संगीत रहा, संगीत की प्रोफेसर रिटायर हुई हैं। पूरे भारतवर्ष में, देश विदेशों में अगर कहीं उर्दू की बात होती है, उर्दू साहित्य की बात होती है, गज़ल गीत पढ़ने की बात होती है, तो नलिनी विभा नाचली हिमाचल का गौरव बढ़ाती हैं। ऐसे में इन्हें हिमालय मंच द्वारा सम्मानित किया जाना हमारे लिए गौरव की बात है। नलिनी विभा नाचली जी, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ख्याल में आधी आबादी का आज 100% जो एक प्रतिनिधित्व यहाँ हुआ है, ये हिमालय मंच की एक बहुत सकारात्मक सोच है। हमारे पास दूसरा सम्मानित नाम है प्रेरणा ठाकरे। ठाकरे शब्द का नाम लेता ही एक झंझनाहट तो होती है, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे वो एक महान व्यक्तित्व के माध्यम से समाज सेवा हो, संगठन का काम हो, और प्रेरणा ठाकरे जी के माध्यम से अब साहित्य की एक नए क्षेत्र में जो दस्तक दी है, इनका भी हिमालय मंच की ओर से सम्मान किया जा रहा है। आपका अभिनंदन है महोदय। एक युवा चर्चित चेहरा, हिमाचल के लिए जाना पहचाना डॉक्टर देवकन्या ठाकुर हमारे सामने बैठी हैं। साहित्य सृजन और फिल्म में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और हम गौरव से ये कहते हैं कि अगर गेटी जाना जाता है तो इंटरनेशनल शिमला फेस्टिवल के लिए, फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। और शिमला में फेस्टिवल जहां सरकार नहीं कर पाई, कोई संस्था नहीं कर पाई, अकेले डॉक्टर देवकन्या शिमला में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पिछले कई सालों से आयोजित करती आ रही है, और बहुत सफल कार्यक्रम रहता है, जिसमें देश विदेश के लोग आते हैं, सैकड़ों फिल्मों को दिखाया जाता है। इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है, और हरनोट जी की एक किताब लाल होता दरख्त पर भी डेडनिंग ट्री इन्होंने बनाई है, जो में पढ़ाई जा रही है BA लेवल में अंग्रेजी के कोर्स में। इन्हें सम्मानित करने के बाद
एक और हमारे पास संस्कृति की धरोहर हैं डॉक्टर देवीना ठाकुर। संस्कृति किस लिए कि मॉरिशस से लेकर के जेएनयू होती ये शिमला पहुंची हैं। लंबा सफ़र, पढ़ने का भी, अध्ययन का भी, अध्यापन का भी और सृजन का भी। और इन्हें युवा हस्ताक्षर के तौर पर हिमालय मंच की ओर से सृजन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अनेकों गोष्ठियों की ये शान है। शोध कार्य में जिस गंभीरता से इस आयु में ये काम कर रही हैं वो काबिल तारीफ है। आपका अभिनंदन है। एक बहुत चर्चित नाम है हिमालय मंच से जुड़ा हुआ, वो है दीप्ति सारस्वत। हमारे बीच आज सम्मानित हो रही हैं। कथा, कविता, कहानी, रिपोर्ट, स्कूल आते जाते बस की खिड़कियों में टंगते हुए जो कविताएं हर रोज आती हैं वो दीप्ति सारस्वत के लिए ही संभव है। एक सकारात्मक सोच, सृजन की ललक और लखनऊ से लेकर के हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में पिता के साथ रहते हुए अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसलिए ये दो संस्कृतियों को, लखनऊ की तहजीब को और हिमाचल के पहाड़ों के संघर्ष को जी रही है और वो सब इनकी कविताओं में देखने सुनने को हमें मिल रहा है। इन पांचों महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन हिमालय मंच की ओर से। आइए, राज्यपाल महोदय का एक एक पल बहुत कीमती है, फिर भी इन्होंने थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला है, हम उसका अवश्य लाभ लेना चाहेंगे इनके आशीर्वाचनों के रूप में। उससे पहले जो हमारी सम्मानित होने वाली महिलाएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए, उसकी हम शुरुआत महोदय आपकी अनुमति से जरूर करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर नलिनी विभा नाजली का। कृपया आपको मंच पर। शायरी में जिनको शायरात ने ज़माने भर को मुतासिर किया है उनमें मोहतरमा डॉक्टर नलिनी विभा नाजली साहिबा का नाम सबसे पहले लिया जाने वाला नाम है। शायरी की तकरीबन तमाम तर असनाफ पर उबूर रखने वाली नाजली साहिबा को सिंध गज़ल पर जो मखसूस महारत हासिल है वो यकीनन उन्हें एक लासानी शायरा का दर्जा दिलाती है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी तथा अनेकों नेक पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित डॉक्टर नाजली को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी व बांग्ला आदि 5 भाषाओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और आपने इन्हीं सभी भाषाओं में अद्भुत रचनाएं रची है। यह सौभाग्य किसी बिरले रचनाकार को ही मिल पाता है कि उनके प्रशंसक न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व में फैले हों। नाजली जी को यह सब नसीब हुआ है। दुनियाए शायरी में किसी शायरा या शायर का दीवान शाये हो जाना उसकी अदबी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी और हुस्न-याबी माना जाता है। हर शायर का आखिरी ख्वाब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि उसके जीते जी उसका दीवान मंजर आम प्रकाशित हो जाए और डॉक्टर नलिनी विभा नाजली का दीवान अमृत प्रकाशन दिल्ली से इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है, जो उनके लिए ही नहीं उनके प्रशंसकों को भी गौरवान्वित करता है। डॉक्टर नलिनी 5 दिसंबर 1954 को बमकाल नंगल पंजाब में हुआ। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से एमए की पढ़ाई के बाद आपने पीएचडी की उपाधि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से हासिल की। आप गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुई। इस तरह आजीवन अध्यापन किया, निरंतर रचनाशील रही और आज भी एक से बढ़कर एक कृतियाँ साहित्य दुनिया को दे रही हैं। आपकी अब तक देवनागरी उर्दू में गज़लों और कविताओं की 13 पुस्तकों के साथ बच्चों के लिए भी 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 700 काव्य कथा संकलनों में रचनाएं संकलित है और शताधिक हिंदी उर्दू की पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश और देश की विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं के 250 से अधिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। हिमालय साहित्य और संस्कृति मंच आपके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के दृष्टिगत हिमालय आजीवन साहित्य उपलब्धि साहित्य सम्मान से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप दीर्घायु हों और लेखन में निरंतर ऊंचाइयां हासिल करें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, अपने कर कमलों से
आदरणीय मंच के सानिध्य में डॉक्टर नलिनी विभा नाजली को उनके आजीवन योगदान के लिए सम्मानित कर रहे हैं। हिमाचल की पारंपरिक टोपी, अंगवस्त्र और शॉल। भले ही ये बहुत छोटी सी भेंट हो सकती है हिमालय मंच की ओर से, लेकिन हमारे भाव, हमारा जो पावन चिंतन है आपके कृतित्व के लिए, वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, महान है। आपने ये सम्मान स्वीकार किया, आपका आभार। आभार महोदया। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी मंच पर विराजमान हैं। नीमच मध्य प्रदेश से यहाँ पहुंची हैं। जब इतने दूर से आई है तो जाहिर है इनका हिमाचल के साथ, हरनोट जी के साथ, हिमालय मंच के साथ अपनापन लगाव तो है। रेल यात्रा में भी शामिल रही हैं। इनके कृतित्व को सम्मान प्रदान करते हुए, उसका समुचित मूल्यांकन करते हुए हिमाचल द्वारा हिमालय मंच की ओर से ये सम्मान एसआर हरनोट जी के माध्यम से मैं इनका प्रशस्ति वाचन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। जाह्नवी ठाकुर जी मंच पर आएं और प्रशस्ति वाचन करें। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे मध्य प्रदेश में स्थित नीमच की स्थायी निवासी हैं और शिक्षा विभाग में अतिथि प्राध्यापक हिंदी कार्यस्थ हैं। आप हिंदी काव्य मंच की एक ख्यातनामा कवयित्री के रूप में देश में चर्चित हैं। आपकी मूल भाषा हालांकि मराठी है, परंतु आपने शिक्षा, अध्यापन और सृजन के लिए हिंदी भाषा को चुना और पिछले 30 सालों से लेखन के साथ साथ देश भर के गरिमामय काव्य मंचों पर कविता पाठ कर रही हैं। आपकी रचनाओं का मूल स्वर स्त्री विमर्श और राष्ट्रीय प्रेम रहा है। आपकी कविताएं और गजलें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित, आकाशवाणी तथा विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रसारित होती रही हैं। कवित्री के साथ आप कहानीकार और मोटिवेटर भी हैं। साथ ही आपकी संगीत, नृत्य और चित्रकला में भी गहरी रुचि है। आप मध्य प्रदेश की कई साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ी हैं तथा मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में मुक्ति समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। आप MA हिंदी, MBA और PhD हैं। प्रकाशित कृतियों में आपके 4 कविता संग्रह प्रेरणा के स्वर, अपराजिता, अंजुरी भर, स्त्री का प्रेम राग, एक कहानी संग्रह देह गंध और एक गजल संग्रह महक जाफरानी प्रकाशित है। साहित्य के लिए आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें श्रेष्ठ साहित्य सम्मान, मैकश शब्द सारथी पुरस्कार, प्रेमचंद स्मृति सम्मान, मालव शिरोमणि सम्मान, कर्नाटक राजभाषा सेवा सम्मान और अमृतलाल नगर सम्मान शामिल हैं। हिमालय साहित्य और सांस्कृतिक मंच आपके अब तक के साहित्य में दिए जा रहे योगदान के दृष्टिगत आपको हिमालय युवा साहित्य सम्मान से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप लेखन में निरंतर ऊंचाइयां हासिल करें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हमें अनुग्रहित करें। महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी अपने कर कमलों से एक साहित्यकार को सम्मानित कर रहे हैं। मेरे ख्याल में साहित्यकार के जीवन में इससे स्वर्णिम पल कुछ और नहीं हो सकता है जब उसके सृजन के लिए उसको सम्मानित किया जाता है। और ये सम्मान भी अगर महामहिम राज्यपाल के कर कमलों से मिले, जिनका आदर्श रूप में
मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी ने इस सम्मान को स्वीकार किया, ग्रहण किया। हम राज्यपाल महोदय और डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी के आभारी हैं। हिमालय मंच आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता है। अगला हमारे लिए पुरस्कार का नाम है डॉक्टर देवकन्या ठाकुर। इनका प्रशस्ति वाचन करेंगे प्रख्यात रंगकर्मी जवाहर कौल जी। डॉक्टर देवकन्या ठाकुर युवा कथाकार, कवित्री और फिल्मकार हैं। आप साहित्य सृजन और फिल्म निर्माण निर्देशन में गत कई वर्षों से सक्रिय हैं। ये अलग बात है कि इन्होंने मुझे अभी तक कोई मौका नहीं दिया। आपके विकासात्मक पत्रकारिता में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से फिल्म एप्रिसिएशन और प्रसार भारती से वाणी कोर्स किए हैं। जम्मू विश्वविद्यालय से बीएड तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुल्लू हिमाचल प्रदेश से बीएससी मेडिकल किया है। आकाशवाणी शिमला में आपने कैजुअल न्यूज रीडर के रूप में भी सेवा दी है। साथ ही आकाशवाणी शिमला में साहित्य दर्पण कार्यक्रम का सफल संचालन भी कर चुके हैं। इसके साथ दूरदर्शन शिमला में कैजुअल एंकर के रूप में भी सेवाएं दी हैं। आपने साहित्य के अतिरिक्त हिमाचल के कई जरूरी और अछूते विषयों पर लघु और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण किया है, जिनका प्रसारण दिल्ली दूरदर्शन ने समय समय पर होता रहा है। आपकी फिल्मों की ब्राजील, नेपाल, ग्रीस सहित केरल, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हिमाचल में आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म उत्सवों में न केवल स्क्रीनिंग हुई है बल्कि पुरस्कृत भी हुई है। आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला की फाउंडर मेंबर भी हैं। आप हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM 89.6 रेडियो नगर भी प्रसारित कर रही हैं। आपकी फिल्मों को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड शामिल है। साहित्य सृजन के लिए भी आपको कई राज्य तथा राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में टोलपेन जर्नलिज्म इन हिल्स शोध प्रबंध तथा मोहरा कहानी संग्रह और मलाना क्रीम चर्चित कृतियां रही हैं। इसके अलावा आपने हिमाचल प्रदेश की महिला लेखिकाओं की पुस्तक हिमाचल प्रदेश की 21 नारीमन की श्रेष्ठ कहानियां और हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों द्वारा लिखित पुस्तक परवाज का संपादन किया है। आपके कई रिसर्च पुस्तकों में रिसर्च पेपर और अध्याय प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी फिल्म निर्देशन, कहानी, कविता, उपन्यास और समीक्षा लेखन में समान रूप से सक्रिय हैं। वर्तमान में आप SJVN शिमला में उप प्रबंधक जनसंपर्क के पद पर कार्यरत हैं। हिमालय साहित्य और संस्कृति मंच आपके अब तक के साहित्य में दिए जा रहे योगदान के दृष्टिगत आपको हिमालय साहित्य सृजन एवं फिल्म सम्मान से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप लेखन और फिल्म निर्माण में निरंतर ऊंचाइयां हासिल करें, हमारी यही शुभकामनाएं। महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह रहेगा वे अपने कर कमलों से डॉक्टर देवकन्या ठाकुर जी को सम्मानित करें। हिमालय मंच की ओर से महामहिम राज्यपाल अपने कर कमलों से जब किसी युवा फिल्म निर्मात्री को सम्मानित करते हैं तो सच में हृदय में बहुत प्रसन्नता होती है। हिमालय मंच की ओर से ये एक छोटा सा प्रयास जो भावों में बहुत पवित्र है, देवकन्या जी ने यह सम्मान स्वीकारा है। आपका आभार, धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय। पुरस्कार के लिए अगला नाम है डॉक्टर देवीना अक्षवर। कृपया आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। देवीना अक्षवर जी और डॉक्टर अनीता शर्मा जी से आग्रह रहेगा प्रशस्ति वाचन के लिए।
आप सब लोगों के ध्यान में एक चीज़ जरूर लाना चाहूँगा देवीना अक्षेवर के अलावा कि डॉक्टर अनीता शर्मा जी ने पिछले ही हफ्ते तुलसी का विवाह रचाया है और एक लड़की की तरह जैसे पूरा विवाह होता है परंपरा से पूरा विवाह वो इन्होंने आयोजित किया है। इनकी धर्म संस्कृति के प्रति निष्ठा को नमस्कार। आइए आप प्रस्तुति वाचन करें। डॉक्टर देवीना अक्षेवर। मॉरिशस में जन्मी डॉक्टर देवीना अक्षेवर ने देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से समकालीन स्त्री उपन्यास लेखन में राजनीतिक चेतना विषय पर पीएचडी की उपाधि हासिल की है। इससे पूर्व आपने हम प्रवासी में अप्रवासी समाज विषय पर एमफिल की उपाधि जेएनयू से प्राप्त की है। हिंदी विषय के अतिरिक्त आपको फ्रेंच, क्रियोल और अंग्रेजी भाषाओं में भी प्रवीणता हासिल है। अध्यापन के साथ साथ आप हिंदी कहानी, साहित्य, आलोचना और अनुवाद में भी समान रूप से सक्रिय हैं। आपने जेएनयू नई दिल्ली में भारत के हिंदी तथा जर्मन स्टडीज विभाग में अतिथि प्राध्यापक के रूप में सेवा देने के साथ ही रॉयल कॉलेज मॉरिशस में भी अध्यापन कार्य किया है और वर्तमान में आप शिमला स्थित सेंट बीट्स कॉलेज में बतौर सहायक प्रोफेसर हिंदी एवं फ्रेंच भाषा में अध्यापन कर रही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत द्वारा विदेशी छात्रों के लिए एसआरएफ और जेआरएफ उत्तीर्ण डॉक्टर देवीना अक्षेवर हमारे समय का साहित्य और आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के कुछ साहित्यिक स्रोत जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का सह संपादन कर चुकी हैं। वर्ष 2018 में मॉरिशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए बतौर रिसोर्स पर्सन अपना योगदान देने के साथ साथ सचिवालय की प्रमुख पत्रिकाओं विश्व हिंदी पत्रिका 2018 तथा विश्व हिंदी साहित्य 2018 के प्रकाशन में सभी सह संपादक का कार्य कर चुकी हैं। सृजनात्मक लेखन में आपकी कहानियां और आलोचना आलेख विभिन्न भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में समय समय पर छपते रही हैं। इस वर्ष आपकी महत्वपूर्ण कृति अप्रवासी साहित्य और अभिमन्यु अनंत स्वराज प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित होकर आई हैं। आप लेखन के साथ हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रही हैं। हिमालय साहित्य और संस्कृति मंच आपके अब तक के साहित्य में दिए गए योगदान के दृष्टिगत आपको हिमालय युवा साहित्य सृजन सम्मान से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हिमालय मंच आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। आग्रह रहेगा महामान्य राज्यपाल महोदय से कि वे अपने कर कमलों से डॉक्टर देवीना अक्षेवर को सम्मानित करें। परंपरागत टोपी पहनाकर देवीना का सम्मान महामान्य राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा। देवीना जिस समय सेंट पीटर्स कॉलेज में पढ़ा रही हैं और विभिन्न संस्थाओं के साथ साथ हिमालय मंच के विभिन्न साहित्य कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान इनका हमेशा मिलता रहता है। स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित करते हुए महामान्य राज्यपाल महिला रचनाकार सम्मान समारोह की अंतिम कड़ी में हमारे अगला सम्मान प्राप्त करने वाली लेखिका हैं दीप्ति सारस्वत जी। कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। दीप्ति जी को सम्मानित करने के लिए उनके प्रशस्ति वाचन के लिए आमंत्रित है मंच पर कल्पना गांगटे जी। आप मंच पर आएं और प्रशस्ति वाचन करें। दीप्ति सारस्वत प्रतिमा। दीप्ति सारस्वत प्रतिमा का जन्म हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में स्थित बंजार गांव में 22 मई 1976 को हुआ है। इनकी परवरिश 2 राज्यों में हुई है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश।
दीप्ति सारस्वत के पिताजी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हिमाचल आजीविका के सिलसिले में आए और यहीं के होकर रह गए। दीप्ति सारस्वत की आरंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और बाद में अपने पिताजी के साथ साथ रहकर हिमाचल के विभिन्न विद्यालयों से इन्होंने शिक्षा पूरी की। दीप्ति सारस्वत बचपन से ही अंतर्मुखी स्वभाव की रही हैं। अपने पिताजी की तरह आप भी शिक्षा विभाग में बतौर हिंदी प्रवक्ता अपनी सेवाएं दे रही हैं और हिमाचल की ही मूल निवासी बन चुकी हैं। दीप्ति सारस्वत प्रतिमा के लेखन में अपने मूल की तलाश स्पष्ट परिलक्षित होती है। आपके लेखन में कभी महसूस होता है कोई गर्म इलाके का पौधा सर्द क्षेत्र में जड़ें जमाने की कोशिश में है, तो कभी लगता है यह पौधा मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों से अपने लिए विचारों की माकूल हवा और खाद पानी लेकर पल्लवित और पुष्पित होता जा रहा है। स्त्री विमर्श आपके लेखन का मूल और मुखर स्वर है, लेकिन आपकी कलम लगभग हर विषय पर चली है। प्रकृति दीप्ति के लेखन का आधार है। पेड़, पहाड़, बादल, झरने, मौसम, पशु पक्षी, कीट पतंगे और समकाल के सभी मुद्दे इनकी लेखनी में परिलक्षित होते हैं। दीप्ति सारस्वत के लेखन की शुरुआत बहुत बाद के वर्षों में होती है। साहित्य संसार में आपका प्रवेश वर्ष 2018 में प्रकाशित पहले कविता संग्रह सोचती हूँ से होता है और आपके अध्ययन और लेखन का क्रम निरंतरता पकड़ लेता है। चलती फिरती खिड़की, धुंधली धूप और प्रेम एक स्लेटी आसमान कविता संग्रहों के बाद आपका कहानी संग्रह प्याली भर जुगुप्सा आता है। इस वर्ष आपका कविता संग्रह भीतर जाती भीड़ प्रकाशित होकर पाठकों के सामने है। आप वर्तमान में न सिर्फ लेखिका के रूप में बल्कि एक आलोचक के रूप में भी सक्रिय है। साथ साथ आप साहित्यिक परिचर्चा और संवाद में भी डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हिमालय साहित्य और संस्कृति मंच आपके अब तक के साहित्य में दिए जा रहे योगदान के दृष्टिगत आपको हिमालय युवा साहित्य सम्मान से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप लेखन में निरंतर ऊंचाइयां हासिल करें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय से विनम्र आग्रह रहेगा कि वे अपने करकमलों से दीप्ति सारस्वत प्रतिमा को सम्मानित करके अनुग्रहित करें। महामहिम के द्वारा जो आज इन युवा लेखिकाओं को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, ये इन्हें एक नई ऊर्जा अवश्य प्रदान करेगा और ये काफ़ी लंबी यात्रा करके सुखद भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए साहित्य में भी अपना विशेष योगदान देंगी। महामहिम स्मृति चिन्ह दीप्ति सारस्वत प्रतिमा को प्रदान करते हुए महोदय आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणाएं हमारा संबल बनेगी, ऐसा हम अवश्य आशा रखते हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले डॉक्टर नाजली अगर मंच की शोभा बढ़ाकर कुछ सुनाएं, गुनगुनाएं, उसके बाद डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी एक एक छोटी छोटी कविता हाथ में लें, जबान पर लाएं, कृपया मंच। मुअस्सिस मेहमान खुसूसी आली जनाब गवर्नर साहब हिमाचल प्रदेश, काबिल इज़्ज़त एहतराम मोहतरम शिव प्रताप शुक्ला साहिब, काबिल कद्र साहिब सदर हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच मोहतरम एसआर हरनोट साहिब और हॉल में तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ करती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोहतरम एसआर हरनोट साहब का, जिन्होंने नाचीज़ को अज़मत बख्शी और इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने चंद अशार
आपकी खिदमत में पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ साहिब सदर मोहतरम से। आगाज़ करती हूँ मालिक के नाम से। है खुदा रोज़ी रसां, जो मांगना है उससे मांग। है खुदा रोज़ी रसां, जो मांगना है उससे मांग। हो न उसका इज़्न तो संकेत, हो न उसका इज़्न तो मिलता यहाँ कुछ भी नहीं। और रूह की गहराइयों से उसकी बंजा नाज लिए, रूह की गहराइयों से उसकी बंजा नाज लिए। एक तू हो और खुदा हो, दरमिया कुछ भी नहीं। शुक्र। एक तू हो, रूह की गहराइयों से उसकी बंजा नाज लिए। एक तू हो और खुदा हो, दरमिया कुछ भी नहीं। यहीं से एक शेर और एक मुक्तक हाजिर करती हूँ। एक मुट्ठी राख, एक मुट्ठी खाक, अंजामे हयात, जीवन का अंत। एक मुट्ठी खाक, अंजामे हयात, अस्थियों का फिर सफर पानी पे है। युगों युगों से चल रहा है पानी पर अस्थियों का सफर। एक मुट्ठी राख, अंजामे हयात, अस्थियों का फिर सफर पानी पे है। क्या खबर, क्या खबर कब मौजे तूफान दे उछाल। क्या खबर कब मौजे तूफान दे उछाल, नाजली तेरा भी घर पानी पे है। एक मुट्ठी खाक, शुक्र। एक मुट्ठी खाक, अंजामे हयात, अस्थियों का फिर सफर पानी पे है। और ये से दो अशार और याद आ रहे हैं अलग इसलिए कि टाइम जो है कम है। तले मिट्टी के अब बेदम पड़े हैं, तले मिट्टी के अब बेदम पड़े हैं, कभी ये लोग थे दमदार कितने। तले मिट्टी के अब बेदम पड़े हैं, कभी ये लोग थे दमदार कितने। न जीते जी हमें पूछा किसी ने, मरे तो हो गए हकदार कितने। न जीते जी हमें पूछा किसी ने, मरे तो हो गए हकदार कितने। और गजल चंद अशार पेश करूंगी। फूलों से भर गई जो कभी मुस्कुराई शाख। हाजरीन, इसमें शाख का पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण मुलादा फरमाइएगा। फूलों से भर गई जो कभी मुस्कुराई शाख, तोड़े किसी ने फूल तो रो भी न पाई शाख। शुक्रिया। फूलों से भर गई जो कभी मुस्कुराई शाख, तोड़े किसी ने फूल तो रो भी न पाई शाख। था आंधियों की मार का उसको न कोई खौफ, था आंधियों की मार का उसको न कोई खौफ। देखा कुल्हाड़ियों को तो क्या थरथराई शाख। शुक्रिया। था आंधियों की मार का उसको न कोई खौफ, देखा कुल्हाड़ियों को तो क्या थरथराई शाख। और एक शेर मुलादा फरमाइए। झूले पड़े जो शाख पे सावन के माह में, सावन के माह में शाखों पर झूले पड़ते हैं, बेटियां अपनी मायके आती हैं, उस रिवायत का इसमें जिक्र है। झूले पड़े जो शाख पे सावन के माह में, देखा जो बेटियों को तो क्या लहलहाई शाख। उसकी रविश है ऐसी, रविश नेचर, उसकी रविश है ऐसी मोहब्बत की, प्यार की। उसकी रविश है ऐसी मोहब्बत की, प्यार की। गलबैयां डाल शाख से कुछ गुनगुनाई शाख। उसकी रविश है ऐसी मोहब्बत की, प्यार की। गलबैयां डाल शाख से कुछ गुनगुनाई शाख। और आखिरी शेर। सच ये था बेइरादा ही उससे हुआ गुनाह, सच ये था बेइरादा ही उससे हुआ गुनाह। तूफान के हाथों
टूट के बच्चे पे आई शाख। सच ये था, बेइरादा ही उससे हुआ गुनाह। तूफान के हाथों टूट के बच्चे पे आई शाख। फूलों से भर गई जो कभी मुस्कुराई शाख। तोड़ी किसी ने फूल तो रो भी न पाई शाख। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय महामहिम राज्यपाल साहब और ये व्यासपीठ समृद्ध मंच और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। समय की मर्यादा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, बहुत दूर से यात्रा करके आई हूँ, यदि कुछ थोड़ा सा समय यदि मेरे हिस्से में ज़्यादा आ गया तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मालवा की धरती, मध्य प्रदेश मालवा की समतल धरती से आकर यात्रा करते हुए मैं हिमालय की पहाड़ों की पनाह में रहने वाले शीर्ष के उन महनीय लोगों को प्रणाम करना चाहती हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। संस्था हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच, आदरणीय हरनोट साहब, आभार या धन्यवाद कहूँगी तो बहुत कम महसूस होगा। मुझे लगता है कभी कभी हिमालय यदि मानव होकर अवतरित हुआ होगा तो शायद हरनोट जी की तरह हुआ होगा, जिसमें सब कुछ है। देवदार बहुत शान से खड़े हैं, पीर बहुटियां हैं, तो बिच्छू बटिया भी हैं, सब कुछ समाया हुआ है। बंदो संत समान जित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत सम सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। जिसने तोड़ा जिसने रखा, हर हाथ को सुगंधित करते हुए मैं उनके पुरुषार्थ को प्रणाम करती हूँ। बात बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं जानती हूँ समय हो चला है। साहित्य की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, साहित्य सबके आंतरिक और बाह्य संघर्षों का परिणाम होता है। हम जो भोगते हैं, हम जो देखते हैं, हम सोचते हैं कि हम चलिए आंखों से आंसू न बहाया जाए, कागज ही काले कर दिए जाए, और जब आंखों के आंसू विरेचित नहीं हो पाते तो फिर मन की पीड़ा, अंतर्द्वंद कुछ लिखकर विरेचित होना चाहता है। यही सृजन की पीठिका है। मैं कुछ बानगी देना चाहती हूँ। मैं 30 वर्षों से कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हूँ, और साथ ही जब जब समय मिला मैंने साहित्य की गोद में अपना सर रखकर सुकून पाने की कोशिश की है। दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। वक्त हो बुरा तो कोई ठोकरों में रहता है, वक्त साथ दे तो वो ही पीर बन जाता है। तो वक्त पे जो वक्त की नजाकत को भांप ले, तो वक्त पे जो वक्त की नजाकत को भांप ले, तो कभी कभी प्यादा भी वजीर बन जाता है। और वक्त पे तो वक्त के महत्व को न मानकर महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। महलों का। और कहना चाहती हूँ, मैंने स्त्री विमर्श पर लिखा, जीवन पर लिखा, सुख दुख पर लिखा। जीवन ने मुझे जो जो दिया मैंने हर चीज पर लिखा कि जलज ताल में अमृतांशु के प्रतिबिंब का रूपांकन, जलज ताल में अमृतांशु के प्रतिबिंब का रूपांकन, निर्मम मन को निर्मल करता शिव प्रणव का स्तवन। कहीं क्षणिक प्रतिध्वनित हो रहा सारंग का उर्मिल मल्हार, चढ़ रहा खुमार फिर मदार पर, निर्मित होते न विहंग विहार। दूर कहीं सुनाई देता विशाल निर्झर का आस्फालन, देकर कदमों को स्थगन कर रहा रवि भी प्रकृति के सरस कवित्व का आस्वादन। एक और परिलक्षित होता जीवन गिरी का ऊंचा कगार, एक और परिलक्षित होता जीवन गिरी का ऊंचा कगार। एक और दिखाई देता शून्य मात्र सा पर वलयाकार
मन मेरा आनंद विजड़ित, दुर्बल शरीर और दुर्बल चित्त, न जाने कैसी जीवन मीमांसा, न जाने कैसी जीवन मीमांसा, सदा अधूरी ज्ञान पिपासा, जीवन के दिखते दो रूप, एक और है सुख की छैया, एक और पीड़ा की धूप, एक और पीड़ा की धूप, एक और जितनी महिलाओं का आज यहाँ सम्मान हुआ है, मेरी बहनों का, मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ और आप सबकी ओर से कहना चाहती हूँ इस समाज को हम क्यों लिखते हैं। महज इत्तेफाक नहीं हूँ, वाजिब वजह में हूँ। महज इत्तेफाक नहीं हूँ, वाजिब वजह में हूँ। मैं हरफों के बीच की खाली जगह में हूँ। मैं हरफों के बीच की खाली जगह में हूँ। शराफत कहो इसे या शरारत का नाम दो, यूं तो शबो सर में दिल की सुलह में हूँ और खौफ खाए लोगों की हकारत मंजूर है। खौफ खाए लोगों की हकारत मंजूर है। सच तो ये है आजकल खुद की गिरह में हूँ, सच तो ये है। और जाते जाते ये मोहन मुझसे नहीं संभाला जा रहा, मैं मेरे माता पिता ईश्वर आप सभी का प्रणाम करते हुए एक उम्मीद लेकर जाना चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे मध्य प्रदेश से बुलाकर आज यहाँ स्नेह सम्मान सब कुछ आशीर्वाद सब कुछ मिला है, तो पहाड़ों ने रास्ता खोला है कि आओ, हर प्रदेश से आओ, हर कोने से आओ, जर्रे जर्रे से आओ, रोशनी से आओ, अंधेरे से आओ, पत्ते पत्ते से आओ, शाखों शाखों से आओ, आओ तुम्हारे लिए हिमालय के दरवाजे खुले हुए हैं। और कहना चाहती हूँ, नौ पीढ़ी यहाँ है, मैं केवल एक संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो लेखकों का संसार है इस पर भरोसा रखिएगा। कितना भी सोशल मीडिया आ जाए, कितना भी फेसबुक ट्विटर इंस्टा कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं आश्वस्त करके जाना चाहती हूँ कि याद में जो ली तुम्हें वो हिचकियां पहुंचाएंगे। याद में जो ली तुम्हें वो हिचकियां पहुंचाएंगे। प्यार की मासूम सी अर्जियां पहुंचाएंगे और ऑनलाइन खिड़कियां अगर बंद भी हो जाए तो गम न करना, मोर पंखी चिट्ठियां पहुंचाएंगे। शुभम भूयात। माननीय राज्यपाल महोदय, मंच पर विराजमान श्री श्रीनिवास जोशी जी, हिमालय संस्कृति मंच के अध्यक्ष श्री SR हरनोट जी और सभी सम्मानित मेरी बहनें साहित्यकार और यहाँ पर बैठी प्रबुद्ध जनता। पहाड़ की स्त्री हूँ तो पहाड़ की ही कविता सुनाती हूँ। कविताएं बहुत ज़्यादा नहीं लिखी हैं, लेकिन उनमें जो सबसे प्रिय मेरी कविता है, जो मुझे लगता है आज तक मैं उसके स्तर की कोई और कविता नहीं लिख पाई, कविता का नाम ही है पहाड़ की औरत। भिक्षुणी नहीं हूं मैं और ना ही हूं मैं स्वामिनी थी। मैं तो हूं मरुभूमि की श्वेत बर्फ का स्वादहीन जल, बह रहा है जो निरंतर सतलुज, रावी और चिनाब की धारा के संग सदियों से समय के चक्र को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। अपहरित, अपमानित और भूमिगत होती मैं जानकी, प्रतिशोध प्रश्नों और चीरहरण के भार झेलती मैं पांचाली। कराहती ध्वनियों के बीच से सकती मैं चंद्रा, पतझड़ में भोजपत्र के पत्ते सी मुलिंग की जलधारा में समाती मैं रानी रूपी। मैं भोटड़ी, गोशाल की प्यास बुझाने को बलिदान देती मैं रानी रूपी। आज प्रारब्ध को जीते हुए स्मृति के अंतर्द्वंदों की भट्टी से पुनः खोलना चाहती हूँ वो सारी गिरह, सदियों को लांघते हुए परत दर परत किरदारों को ओढ़कर जिनसे बंधी हूं मैं, मेरा जीवन और मेरा सत्य। सदियों से समय के चक्कर को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। इस लोक से परे दुनिया के एक दुर्गम कोने में, सूर्य और चांद के नीचे, दिन और संध्या के समय, रात्रि और भोर के मध्य, डूबते सूरज की लालिमा की तरह, सितारों की टिमटिमाहट के नीचे जहां रुक गया है समय, घूमते आकाश के नीचे, गुफाओं के अंधेरों में उलझी गांठें खोलती हुई क्रांति का वर्ण करती मैं पहाड़ की औरत। संघर्ष की जिजीविषा में
कठोर हिमालय के सीने पर बर्फीली हवाओं से लड़ी हूं मैं, बर्फीली हवाओं से लड़ी हूं मैं, जलती धूप के खेतों में महत्वाकांक्षाओं के बीजों की कसमसाहट और तपस्यारत खड़े ये दरख्त जिनके लाल सेब रंगे हैं मेरी मेहनत के लहू से। अदृश्य हवा उलझाकर जाती है मेरे खुले बालों को और कह जाती है मेरे कानों में अपनी सरसराहट से कि चलो दूर उस पहाड़ी पर और कर लेना थोड़ा विश्राम। और मैं अपने कठोर हाथों से बांध देती हूँ मस्त हवा को अपने उलझे बालों के जोड़े में कि अभी वक्त नहीं है आराम का। और फिर जुट जाती हूँ हिमालय को तोड़ती, कतरा कतरा छीलती, सदियों से समय के चक्र को चुपचाप भेदती। मैं पहाड़ की औरत, चुरू और मैं दोनों जोती गई हैं, कभी खेत खलिहान में तो कभी साझे घर में। द्रौपदी बनकर, गोइने बनकर रानी मधुमक्खी तो बनी, लेकिन द्रौपदी बनकर बढ़ती भी रही पांडवों में। उकेरी गई है मेरे लिए लक्ष्मण रेखा धर्म, मर्यादा और संस्कार की, और मैं पराधीन स्त्री चलती रही मूक दर्द के पगडंडियों पर सदियों से, समय के चक्कर को चुपचाप भेदती। मैं पहाड़ की औरत, ब्यूश की टहनी हूं मैं, कभी खेत खलिहान में तो कभी चूल्हे में, तो कभी रोप दी गई मेरी कई टहनियां इन कठोर पहाड़ियों पर नितांत अकेली खड़ी रहने के लिए और बर्फीली हवा और तपते सूरज को सहने के लिए। रावी के भावशून्य किनारों पर जाड़ा सुनता है मेरा दुखड़ा, तराशे हुए पत्थरों पर लेती हूं मैं सिसकियां, सदियों से समय के चक्र को चुपचाप भेदती। मैं पहाड़ की औरत। अभी भी एक अध्याय बाकी है, तपस्यारत हिमालय श्रृंग पर लहलहाता दरचोग मात्र मंत्रोच्चार नहीं है बुद्ध का, ये तो झंडा है इनकलाब का, बौद्ध भिक्षुणी का। मैं मात्र पशुवत प्राणी या प्रबुद्ध जीव नहीं जिसे जन्म और मोक्ष चाहिए। मैं तो स्नेह और नेह की प्रतिमा हूं जो मठ के संकरे दरवाजे पर दे रही है दस्तक, सदियों से समय के चक्र को चुपचाप भेदती। मैं पहाड़ की औरत नहीं हूं, मैं केवल एक पद चिन्ह जो मिट जाते हैं बर्फ और हवा के झोंके से। संपूर्ण सभ्यता की सृजक हूं मैं, पोषक हूं मैं। मुक्ति नहीं चाहती हूं मैं, चाहती हूँ अपने हिस्से की जमीन इस मरुभूमि में, क्योंकि भिक्षुणी नहीं हूं मैं और ना ही हूं मैं स्वामिनी, मैं हूं पहाड़ की औरत। आज के इस भव्य समारोह में उपस्थित महामहिम राज्यपाल जी, मंच पर आसीन सभी विद्वजन और यहाँ पर साहित्य के सभी अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मैं देवीना, जैसा कि मेरे बारे में बताया गया, मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं मॉरिशस में जन्मी, मेरी शिक्षा वहीं पर हुई और उसके बाद मैंने JNU नई दिल्ली से MA हिंदी से MA MPhil और PhD को उपाधि प्राप्त की है। फिलहाल मैं सेंट बीट्स कॉलेज में हिंदी पढ़ा रही हूँ, लेकिन अब मैं नहीं मानती कि मैं भारतीय नहीं हूँ, क्योंकि जितना कुछ मैंने इतने सालों में भारत में रहकर भारतीयों के बीच में भारतीय संस्कृति के बारे में, भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में समझा, जाना, उससे मेरे व्यक्तित्व का जो विकास हुआ है मैं उसको कभी भुला नहीं सकती। और खासकर हिमाचल में, शिमला में जो स्नेह, जो सम्मान, जो आदर मुझे हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच और खासकर हरनोट जी से प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए मैं जितनी बार उनको आभार प्रकट करूं उतना कम है। आज के सम्मान समारोह में मुझे भी स्थान प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सम्मान नहीं है। आज जो भी मुझे इस मंच से प्राप्त हुआ है, सम्मान के अलावा मुझे लगता है एक प्रेरणा है, एक प्रोत्साहन है कि मैं और अच्छा लिखूं। अब तक जो मैंने लिखा है, जो साहित्य के बारे में मेरी समझ बन पाई है, उसमें मैं और वृद्धि करूं। और एक अध्यापिका होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि जो भी मैं ग्रहण कर रही हूँ, जो भी मैं सीख रही हूँ, मैं अपनी छात्राओं तक उसको पहुँचाऊँ। इसलिए मैं यहाँ पर ये नहीं मानती कि मैं एक बहुत महान रचनाकार हूँ, मैं रचनाओं का विश्लेषण करती हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ और साहित्यिक रचनाओं का जो अध्ययन कर रही हूँ, समाज में उसको मैं वापस कैसे लौटा सकती हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। ये मेरा दायित्व है और इस मन से आज मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मुझे स्नेह और
आदर मिला है, इस जिम्मेदारी का मैं वहन बेहतर तरीके से कर पाऊंगी, ऐसी मेरी आशा है और सभी सुधीजनों से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। वैसे मैं कविता नहीं लिखती हूँ और आलोचना, समीक्षा या कहानी लेखन में मैं ज़्यादा रुचि लगती हूँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आज इतने विद्वान और इतने महान कवित्रियों के सामने मैं कोई कविता आज पढ़ नहीं पाऊंगी, बट मेरे पास एक कहानी है जिसको मैंने लिखी थी बहुत पहले, एक सच्ची घटना पर आधारित। मैम मध्य प्रदेश से हैं, नहीं पूरी कहानी नहीं पढ़नी, मुझे सिर्फ एक अंश पढ़ना है। मैम मध्य प्रदेश से हैं और कुछ सालों पहले मैंने सूचना में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के किसी गांव में, एक प्रांत में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। सामूहिक बलात्कार होने के बाद उस गांव के पंचायत ने जो निर्णय लिया था कि वापस उस लड़की को और उसके परिवार को उस गांव में किस तरह से स्थान मिलेगा, ये उस लड़की के शुद्धिकरण से होगा, जहां पर पूरे परिवार को, पूरे समाज को महाभोज कराना पड़ेगा। तो इस पर आधारित मैंने कहानी लिखी थी, जहां पर कहानी को मैं शुरुआत से नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ एक अंश पढ़ूंगी जहां पर लड़की को पता चलता है कि इस तरह का एक पत्र आया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है, मतलब एक आदेश आया है। रसोई में माता पिता, कहानी का शीर्षक है सिया की शुद्धि। रसोई में माता पिता के बीच गुपचुप बातें सिया के कानों तक पहुंच रही थी। केशव राम ने तभी पत्नी के सामने यह खुलासा किया कि ग्राम पंचायत का यह कहना है कि जिन लड़कों ने सिया के साथ बलात्कार किया वे बाहर की जाति के लड़के थे, इसलिए उनके इस दुष्कर्म से सिया अपवित्र, अशुद्ध हो गई है। इस लिहाज से केशव राम को फिर से गांव वालों के बीच उठना बैठना है और अपने परिवार को इस जिल्लत से बचाना है तो सिया का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इसके लिए उसके पूरे गांव को महाभोज कराना होगा और वह भी मांसाहारी। सिया ने यह बात खत में पढ़ ली थी, लेकिन जितनी कड़वी ये बातें खत को पढ़ते हुए न लगी थी, उससे कहीं ज्यादा कड़वी पिता के मुंह से सुनकर लगी। महाभोज, मगर पत्नी की बात काटकर इस असमंजस से जूझते हुए केशव राम आगे बोले, अगले महीने बड़ी बिटिया बिंदिया का ब्याह है। बैंक में जितना पैसा था वो सब तो उसके दहेज और बारातियों के स्वागत के इंतजाम में लगा दिया। अब की बार फसल की आय भी हाथ में कहाँ आ पाई है। कौन आएगा बिंदिया की शादी में शरीक होने। मुझे तो इस बात का भी भय सता रहा है कि उसका ब्याह होगा भी। पति की व्यवहारिक बातें सुनकर मैत्री स्तब्ध रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या सचमुच ये महाभोज कराने की सोच रहे हैं? क्या एक बेटी की शादी और दूसरी बेटी के शुद्धिकरण के बीच जूझने लग गए हैं ये? इतनी जल्दी हालात के आगे घुटने टेक दिए रिटायर्ड मास्टर केशव राम चौधरी ने। पत्नी की आंखों में उठते इन सवालों से बचते हुए केशव राम उठकर अपने कमरे में जाकर लेट गए। मैत्री वहीं फर्श पर बैठकर अपने कान्हा को याद करने लगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी। सिया देखती है सपने में सुबह भोर का समय, ठंड में ओस की बूंदें उसके गालों को बर्फ में तब्दील कर रही हैं। वह वहीं गंदे कीचड़ और खून से सने सलवार कमीज पहनी हुई है। उसके पिता उसकी बाहें पकड़े उसे मंदिर के पीछे बहती नदी के किनारे ले जा रहे हैं। पीछे पीछे उसकी माँ और बहन रोती हुई हाथ में तौलिया और सफेद कपड़े लिए अपने तेज कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। सिया कुछ और दूर नजर दौड़ाती है। गांव का भोला पंडित, पंचायत के सभी परमेश्वर, कई जवान बूढ़ी महिलाएं, एकमात्र वकील चरणदास और डॉक्टर महेश्वर सभी उसकी शुद्धि के गवाह बनने नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। वह पीढ़े पर बैठकर अपने शरीर के हर एक अंग को रगड़ रगड़ कर धोने लगी और पानी से भरी 2-4 बाल्टियां अपने ऊपर तब तक उड़ेलती रही जब तक उसके आखिरी बूंद उसके माथे पर ना गिरी। मैत्री चौकट पर खड़ी बेटी की यह बेचैनी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने झट से आकर सिया को अपने सीने से लगा लिया। शांत हो जा मेरी गुड़िया, खुद को संभालो। सिया जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी। माँ लोग मेरी शुद्धि कराना चाहते हैं। उन दरिंदों ने नोच नोच कर तुम्हारी बेटी की पवित्रता लूट ली है। माँ देखो ना, मेरे शरीर पर उनके नाखून और दांतों के निशान अब भी हैं। मेरे घर लौटने से तुम्हारा घर, तुम्हारा आंगन, तुम्हारा चूल्हा, तुम्हारी गोद सब अपवित्र हो गए हैं। माँ मेरी शुद्धि करा दो, माँ मेरी शुद्धि करा दो।
मन में फूटती ज्वाला के साथ सिया की दहाड़ धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। वह माँ के कंधे से सर टिकाए इस तरह आंख मूंद कर बैठी रही मानो उसे अब किसी चीज को देखने की चाहत न हो। महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, मंच पर आसीन सभी माननीय सदस्य, सभी उपस्थित सज्जन देव, अगर मैंने कुछ लोगों का आभार प्रकट नहीं किया तो ये कृतज्ञता होगी। और ये हरनोट जी से सीखा है, शायद इन्होंने हमें इस तरह से तराशा है कि अभी वर्तमान स्कूल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मझार में मैं कार्यरत हूँ और मेरी प्रिंसिपल महोदय यहाँ पे मौजूद है। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, आदरणीय मंजुला शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। न सिर्फ मंजुला शर्मा मैम बल्कि इससे पहले के स्कूल वसंतपुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वसंतपुर में मैं मौजूद थी और वहाँ से सरिता शर्मा खास मेरे आग्रह पर यहाँ पे आई हैं। तो एक व्यक्तित्व का इस तरह से असर होता है। वैसे तो हमें पर्यावरण मांझता है, हमारे आसपास के सभी लोग, हमारा परिवार, हमारे माता पिता वो नहीं होंगे तो जीवन ही नहीं है हमारा। लेकिन एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आता है जो आपको तराशता है और अगर सम्माननीय बनाने लायक तराशा है तो उसके लिए आदरणीय हरनोट जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुविधा शीर्षक है इसका। मेरे घर के दरवाजे पर पीछे की तरफ कपड़े टांगने के लिए एक लंबी सी स्टील की छड़ पर कोई 8 खूंटियां हैं एक साथ। मेरे घर के दरवाजे पर पीछे की तरफ कपड़े टांगने के लिए एक लंबी सी स्टील की छड़ पर कोई 8 खूंटियां हैं एक साथ। आते जाते कोई भी उतरे कपड़े या इधर उधर बिखरे कपड़े और तौलिए बेफिक्री से टांग देता है खूंटियों पर। खूंटियां बनी रहती निर्विकार, खूंटियां बनी रहती निर्विकार। कपड़े हो मैले उजले या तादाद में उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा परवाह नहीं, रखा नहीं गया कभी एक खूंटी पर एक ही कपड़ा। ताक पर कमरे की अष्ट धातु से बनी अष्टभुजी देवी की प्रतिमा भी है रखी हुई, बिल्कुल उस स्टील की छड़ की ही तरह निर्विकार। आते जाते उस पर भी सब टांग देते हैं अपनी आस्तिकता। आते जाते उस पर भी सब टांग देते हैं अपनी आस्तिकता, अपना विश्वास और उर्वर मन में उपजी मैली उजली गुप्त प्रकट मनोकामनाओं का भंडार। आस्तिकता से जीवंत देवी हैरान है। उसकी हैसियत इस घर में खूंटी से ज्यादा कुछ नहीं। जो भी आता है बेधड़क अपना बिखराव लटका जाता है। धन्यवाद। हमारे लिए क्षण है महामहिम के उद्बोधन, प्रेरणादायक वक्तव्य, आशीर्वचन के लिए मैं विनम्र आग्रह करना चाहूँगा महामहिम राज्यपाल महोदय से कि वे हमें अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। महामहिम राज्यपाल महोदय। हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच इसके संयोजक, अध्यक्ष या इसके माध्यम से लोगों को प्रेरणा देने वाले श्रीमान SR हरनोट जी, जो आज सम्मान प्राप्त किए,
डॉक्टर नलिनी विभा नाजली जी, डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी, डॉक्टर देवकन्या ठाकुर जी, डॉक्टर देवीना अक्षयवर जी, सुश्री दीप्ति सारस्वत प्रतिमा। उपस्थित अन्य सभी सुधीजन, सबसे पहले तो मैं इसके लिए संकोच करता हूं कि मैं विलंब से आया, लेकिन उसका कारण था कि आज 800 से अधिक विद्यार्थियों को उनकी उपाधि देनी थी। बीच का कुछ क्षण ऐसा आया जो 2-3 वर्षों तक अपनी वेदना से पूरे समाज को सुला देने का काम किया था। कोई कुछ नहीं कर रहा था, विश्वविद्यालय भी सुप्त पड़े थे। लेकिन धीरे धीरे सभी उभरे और नौनी में मुझे उस कन्वोकेशन में भाग लेना था। मैं गया था। तो मैंने अपने एडीसी से ये कहा कि हरनोट जी से निवेदन कर लीजिए कि इसको थोड़ा टाल करके मेरे लिए जो समय है, वक्त है, वह इस समय की अपेक्षा उस समय कर दें। फिर भी थोड़ा विलंब हुआ। उधर से कार्यक्रम में मैं भी था, मुख्यमंत्री जी भी थे, तो हम दोनों साथ आ गए। काफी दिन के बाद कविताओं को सुनने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरनोट जी ने जिन लोगों को सम्मानित किया, अब कोई ये नहीं कह सकता है कि कहीं उस पक्ष का निरादर हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमारे शास्त्रों में जो है यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, तो उन्हीं का आदर किया गया। 5 विभूतियां सम्मानित हुई, 5 की 5 महिलाएं। आज जब मैं विश्वविद्यालय में था तो सबको पीएचडी की डिग्री देने के साथ ही साथ मानद उपाधि देने के साथ साथ गोल्ड मेडल भी देना था। मैंने 23 गोल्ड मेडल दिया और 23 में 21 बेटियां रही। अब तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम निकलते हैं तो उसमें भी बेटियां ही पहले आती है। मेरिट देखा जाता है तो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे सीएसई हो, चाहे प्रदेश का हो, वह लोग भी अपने बचाव के लिए बेटियों की मेरिट अलग कर देते हैं, बेटों की मेरिट अलग कर देते हैं, ताकि ये ना पता चले
लेकिन धीरे धीरे अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि अभी जो पार्लियामेंट ने पास किया उससे अब यह सिद्ध हो गया है कि आगे चल करके अनेक भारत की बेटियां भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी। और अभी तो हम देख रहे हैं कि आगे के 3 प्रदेशों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन होता है। अब हम लोग लिखित भाषण पढ़ते हैं और उस लिखित भाषण का एक पूरा विमर्श होता है, उसको पढ़ते चले जाते हैं। हमारे एक संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति ने मुझे इस बात की प्रेरणा दिया था कि जहां भी जाना यह ध्यान रखना कि लिखित भाषण पढ़ना। मैं भटक जाता हूं और भाषण तो रहता है, लेकिन आप जहां जहां जाता हूं लोगों को देख करके, लोगों को सुन करके, लोगों को जान करके उसी के धारा के साथ बह जाता हूं। और आज जब मैं नाज़री जी को सुना तो मैं ये सोचने लगा कि कहीं न कहीं आपने जो कहा, ऊपर वाले पर विश्वास करने के लिए कहा, तो मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ऊपर वाले से भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया। राजनीतिक जीवन में तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, अनायास मिलता गया। हाँ, काम जो सौंपा गया उसको करने में कभी संकोच नहीं किया, बढ़ करके किया। लेकिन ये जरूर देखा कि उससे भी कभी मैंने मांगा नहीं। मेरा हमेशा उसी में ध्यान रहता है, लेकिन केवल उसी में ध्यान रहता है कि भाई अपनी देना है तो केवल कृपा देती रहो। आज मैं जब आप लोगों के बीच में आया देवकन्या जी पहले भी मुझसे मिल चुकी थी, इनके कार्यक्रम में भी मैं जा चुका था, इनकी पुस्तक भी मेरे पास है, हरनोट जी की भी पुस्तक हमारे पास है, और ये सब पुस्तकें मैं मेज पर रखता भी हूँ अपने ऑफिस में। कभी कभी अवसर मिलता है, देखता हूँ कि विजिटर्स नहीं है तो मैं पलटने लगता हूँ, तो कुछ चीजें मिल जाती हैं, कुछ सोच मिल जाती है, कुछ विचार मिल जाता है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम मुझे अत्यंत प्रेरित किया। मैं तो जानता नहीं था हरनोट जी को, मैं थोड़े समय से हिमाचल में आया भी हूं। हरनोट जी से मिलने के बाद फिर इनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी की है, लेकिन जो मिले हम और ये, और जो ट्रेन की यात्रा, गांव में जाना, ये सब जो आपने बताया वो सचमुच प्रेरणा देने वाला है। एक अद्भुत संगम। अब देवीना जी ने कहा कि मैं भारतीय नहीं हूं, लेकिन अब हो गई हूं। लेकिन देवीना जी का जो नाम है उसने स्पष्ट कर दिया कि आप भारतीय हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपके पूर्वज तो भारतीय रहे हैं। अच्छा वर
और मैं ये देखा हूं कि मॉरिशस के सभी लोगों के नाम के आगे कहीं न कहीं उनके पूर्वजों के नाम लगे हुए हैं। वहां की स्थानीय भाषा क्रियोल जरूर है, फ्रेंच मूल का उस नाते इस नाते उसको प्रभाव का वो रहा है, क्योंकि वहां तो पार्टियां ही 3 हैं, फ्रेंच से प्रभावित एक पार्टी है, दूसरी क्रियोल जो वहां की स्थानीय है, और तीसरी ये जो असत्ता में है। नहीं, एक और है, हाँ एक और है। तो आप भारत में रह रही हो, कम से कम अपनी मूल तो मत भूलो। ये मत कहो कि मैं भारतीय नहीं हूं। नागरिकता के हिसाब से और देखिए, अब तो तब का भारत नहीं है। तब के भारत को लोग भले ही विदेश में जाने के बाद कोई नहीं पूछता था, आज के भारत को तो लोग साष्टांग करके प्रणाम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि साष्टांग करके प्रणाम कर रहे हैं तो इस नाते कर रहे हैं कि हमारी ऊर्जा बढ़ी है, हमारे शोध बढ़े हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत की कविता को कोई नहीं पूछता है। अब तो भारत की कविताएं विदेशों में भी हो रही हैं, कवि सम्मेलन वहां भी हो रहे हैं, साहित्य पर मंथन वहां भी हो रहा है। और जो अपने पूरे जीवन में हरनोट जी ने किया है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हिमाचल में रहने वाले युवा साहित्यकार, युवा कवियों के लिए एक प्रेरणा है। उस प्रेरणा से उनको सीख लेनी चाहिए। अब प्रेरणा की बात आई तो प्रेरणा ठाकरे जी चली आई मध्य प्रदेश से। मुझे लगता है कि ठाकरे जी के हरनोट जी के साथ एक बार मैं फिर बैठूंगा और मैं चाहूंगा कि इस मंचन को मैं राजभवन में भी कराऊं। अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि साहित्यकार ही एक ऐसा है, चाहे वो कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे समालोचक हो, सब लोग मरते हैं, केवल साहित्यकार नहीं मरता है। मैं कई बार कई जगहों पर इस बात को कहा कि भाई देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनको भी लोग भूल जाते हैं, लेकिन मिट्टी के परत में दबा हुआ साहित्य का पन्ना भी कभी उछल आता है तो भी साहित्यकार जिंदा रहता है उसमें। और सही है कि आज भी तुलसी को कौन भूल पाया। वर्षों हो गए, न जाने कितने 100 वर्ष हो गए, और उन कई 100 वर्षों के बीच में कितने बड़े बड़े लोग आए होंगे और सभी इसी मिट्टी में मिल गए। तुलसी का शरीर भी मिला, लेकिन तुलसी की जो लेखनी थी वो लेखनी आज भी जिंदा है। सूर की आज भी जिंदा है, मीरा आज भी जिंदा है। तो इस तरह से देखा जाए तो
समाज में अगर कभी भी, अब वेद पुराण सब कुछ आते हैं ना, तो लोगों को नाम महाभारत के युद्ध का कौन किया तो वेदव्यास अपने आप याद आ जाते हैं। आज जो इस कार्यक्रम में मैं आया, मैं अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि काफी दिनों के बाद एक अच्छा विमर्श हुआ। काफी दिनों के बाद मन को सुकून इसका ये हुआ कि इस प्रकार का विमर्श हो रहा है, इस प्रकार से समाज के अंदर भाव लोगों के हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा और उभारा जाए। इसी नाते मैंने ये सोचा कि हरनौत जी के साथ बैठेंगे और कभी राजभवन के अंदर इसको कराने का प्रयत्न करेंगे। आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। और इस समय तो मेरे लिए सुविधाजनक है, क्योंकि मैंने तो राजभवन को पहली बार, इसके पहले नहीं था, लेकिन पहली बार राजभवन को मैंने जनता के लिए खोल दिया है। शनिवार और रविवार को का दिन ऐसा होता है जिस दिन कोई भी जाकर के राजभवन में वहां घूम सकता है, देख सकता है। तो हमने कहा कि इसको जनता दर्शन का ही बनाया जाए। मैं आभारी हूं हरनौत जी का कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए अवसर दिया। आप सभी लोगों से मिला, विशेष करके देवकन्या से तो 2-3 बार मैं मिल चुका, उनके फिल्म फेस्टिवल में भी इन्होंने ये किया। लघु फिल्में होती हैं लेकिन प्रभावित करने वाली होती है, और उसको मैंने देखा, काफी देर तक बैठा रहा, सब ये जाना, तो मुझे इनकी सृजनात्मक शक्ति पर ये लगा कि नहीं, काफी अच्छी बात है। फिलहाल समय काफी हुआ है, मैं भी सवेरे से निकला हुआ था और इस समय आप लोगों के बीच में आकर के जितने देर बैठा रहा, समय का पता नहीं लगा। आगे के क्षण के लिए मैं स्वयं हरनौत जी की प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद। हम हिमालय मंच की ओर से आभारी हैं महामहिम के इस उद्बोधन आशीर्वचन के लिए। और आज का कार्यक्रम सचमुच में एक नई शुरुआत की प्रेरणा दे रहा है। जो महामहिम ने कहा, हम सभी मिलकर साहित्यकार उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। कार्यक्रम को समापन करने से पहले मैं जो सम्मानित हमारी महिलाएं हैं मंच पर अपने स्मृति चिन्ह और उसके साथ आप तीनों आ जाएं। मंच से निवेदन रहेगा आप अपने आसन पर बैठे रहें। इन सम्मानितों का एक ग्रुप फोटो करना है, उसके बाद महामहिम से इस कार्यक्रम को संपन्न करने का आग्रह रहेगा।